हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिरेकल क्लासेस। आज इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री का मौर्य काल पढ़ेंगे, मौर्य वंश का इतिहास पढ़ेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन एग्जाम यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है वो, और आरपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है मौर्य वंश का इतिहास। मौर्य साम्राज्य, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, साथ ही साथ बिंदुसार, फिर सम्राट अशोक, अशोक और उसका धर्म यानी अशोक का धम्म जो है वो उसके बारे में, अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन थे, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, मौर्य की जो शासनिक प्रबंध व्यवस्था थी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो कैसा था, केंद्रीय प्रशासन कैसा था, प्रांतीय प्रशासन कैसा था, नगर प्रशासन कैसा था और जिला प्रशासन कैसा था। इनके सारी फैक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जिला प्रशासन से जुड़ी हुई जानकारी इसमें देंगे, स्थानीय प्रशासन और ग्राम प्रशासन कैसा था, सैन्य व्यवस्था कैसी थी, न्याय व्यवस्था कैसी थी, मौर्यकालीन जो सोसाइटी थी यानी समाज था वो कैसा था, मौर्यकालीन इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था कैसी थी, मौर्यकालीन में जो कला और संस्कृति थी वो कैसा है, स्मरणीय तथ्य जो फैक्ट याद रखने वाले होंगे वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैप के थ्रू कि मौर्य जो वंश था वो कहाँ से, मौर्य साम्राज्य कहाँ से कहाँ था। आप देखिए मौर्य साम्राज्य का ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये पूरा हिस्सा मौर्य साम्राज्य के अंडर में था। यानी आज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मान लीजिए ये इंडिया का ये जो पार्ट है उसके बाहर यानी पाकिस्तान वगैरह का जो हिस्सा है वो भी, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो हिस्सा है ये भी मौर्य डायनेस्टी जो थी, मौर्य प्रशासन जो था या मौर्य काल जो था उसका यहाँ तक साम्राज्य फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास में सबसे पहला बड़ा साम्राज्य था। भारत के इतिहास में सबसे पहला जो बड़ा एक साम्राज्य हुआ, मैप के थ्रू अगर हम देखें तो उस वक्त जो आज के कंपैरिजन में भारत की तुलना में अगर देखें तो काफ़ी बड़ा था, और उस वक्त का भी भारत के इतिहास की हम बात करें तो उस वक्त का भी सबसे बड़ा साम्राज्य था। यह प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और महान राजवंश था। मौर्य वंश ने भारत पर 321 ईस्वी पूर्व से और 185 ईसा पूर्व यानी लगभग 137 सालों तक शासन किया। मौर्य वंश ने लगभग 137 सालों तक भारत में राज किया था। इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। इसमें चंद्रगुप्त की मौर्य जो थी, मौर्य की जो मदद थी वो आचार्य चाणक्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य पूर्व में मगध में गंगा नदी के मैदान से शुरू हुआ था जो कि आज के बिहार बंगाल में स्थित है। उस वक्त इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना है वो पाटलिपुत्र उस वक्त इसकी राजधानी थी। और इनकी मदद किसने की थी चंद्रगुप्त मौर्य की? चाणक्य। चाणक्य कौन थे? एक अर्थशास्त्री थे और एक महान पंडित थे जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में माहिर थे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और मंत्री चाणक्य से की थी। उस समय मगध का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। उस मौर्य वंश से पहले मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य था। उस पर नंदवंश जो था, नंदवंश उनका शासन था। और मगध को हासिल करने के लिए सिकंदर जब पंजाब की ओर बढ़ रहा था तब चाणक्य, जिसको लोग कौटिल्य भी कहते हैं, मतलब चाणक्य जो है उनका नाम कौटिल्य भी है, लोग कौटिल्य के नाम से भी उनको जानते हैं, मगध के राजा धनानंद को बताने की कोशिश की। यानी कि जब सिकंदर पंजाब की ओर आक्रमण कर रहा था तब चाणक्य ने मगध के जो राजा थे धनानंद उनको जाके इन्फॉर्म करा कि इस प्रकार से ये घटना घटित होने वाली है, आप थोड़ा सतर्क रहें। तब जो मगध के राजा थे धनानंद वो घमंड में चूर होके आचार्य चाणक्य को कहते हैं कि तुम एक साधारण से पंडित हो और तुम राज व्यवस्था के बारे में क्या जानते हो, तुम मुझे क्या बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तुम एक तुच्छ से ब्राह्मण हो, ऐसा उन्होंने कहा था, जिससे मगध को खत्म होने से बचाया जा सके। ये बात आचार्य चाणक्य ने उनको बताई। लेकिन मगध के सम्राट धनानंद ने उनकी बात को ठुकरा दिया और चाणक्य का अपमान भी किया। उसी समय जब चाणक्य का अपमान धनानंद ने किया तब चाणक्य ने यह प्रण लिया कि जब तक वो इस मगध के राजा को
अच्छा सबक नहीं सिखा देते या इस मगध को मिट्टी में नहीं मिला देते, तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे। उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वो मगध को एक अच्छा राजा दिलाकर रहेंगे और घमंडी सम्राट धनानंद को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा आचार्य चाणक्य ने ली और वहाँ से वो लौट जाते। उस समय भारत छोटे छोटे गणों में विभक्त था। चाणक्य को मगध के लिए एक नया राजा ढूंढना था जो उस वक्त पर राज कर सके। उस समय कुछ ही शासक जातियाँ थी जिनमें शक्य और मौर्यों का प्रभाव ज़्यादा था। जो शासक जातियाँ थी उस वक्त उसमें शक्य और मौर्य उनका ज़्यादा प्रभाव था। चंद्रगुप्त जो थे इस मौर्य जाति के गण के एक प्रमुख का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर वो सभी गुण थे जो एक कुशल राजा और योद्धा में होने चाहिए। इन्हीं गुणों को देखते हुए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया। चाणक्य ने देखा कि चंद्रगुप्त में वो सारे गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए। ये बात जब चाणक्य ने नोटिस की तो उन्होंने उनको शिक्षा और दीक्षा दी जिससे कि उनको एक अच्छा योद्धा बनाने में आसानी हो। इस प्रकार चाणक्य ने नंद वंश के सम्राट धनानंद को सबक सिखाया। उन्होंने क्या किया कि चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको वेल ट्रेंड किया, उनको सारी विधाएं सिखाई और साथ ही साथ जो गुण होने चाहिए किसी राजा में वो गुणों को उनमें इम्प्रूव किए और धीरे धीरे क्या किया उन्होंने धनानंद को हरा दिया और धनानंद की जो साम्राज्य था उस पर अपना कब्जा साबित कर दिया, या कब्जा कर लिया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और खुद को यानी आचार्य चाणक्य ने खुद को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया। अब जो मौर्य साम्राज्य है उनमें हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे, सीक्वेंस वाइज के पहले कौन से राजा हुए, उसके बाद कौन हुए, उसके बाद कौन हुए। अब हम इसमें देखेंगे मौर्य शासकों को सीक्वेंस वाइज कि सबसे पहले कौन है। मौर्य शासकों के नाम देखेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अभी आपको बता ही दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी आचार्य चाणक्य की मदद से। इनका जो कार्यकाल था वो 322 से लेके 298 ईसा पूर्व तक चला। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। ये प्राचीन भारत के पहले राजा थे जिन्होंने पूरे भारत को एक राज्य के अधीन लाने में सफल हुए। ये प्राचीन भारत के ऐसे राजा थे जिन्होंने पूरे भारत को एक यूनिटी दी, एक यूनाइटेड भारत का निर्माण किया और उन्होंने पूरे भारत को एक राज्य के अधीन लाने का प्रयास किया और उसमें ये सफल भी हुए। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उन्होंने लगभग 25 सालों तक शासन किया और इस प्रकार उनके शासन का अंत प्राय 297 ईसा पूर्व में हुआ। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सिंड्रोकट्स कहा। देखिए चंद्रगुप्त को सिंड्रोकट्स किसने कहा? लेखक जस्टिन ने। सिंड्रोकट्स किसने कहा? लेखक जस्टिन ने। और सिंड्रोकट्स की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में पहली बार किसने की थी? विलियम जॉन्स ने। ये दो यहाँ से क्वेश्चंस हैं। जबकि एपियन और प्लूटार्क ने एंट्रोकॉट्स कहा। एपियन ने क्या कहा? एपियन ने और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? एंट्रोकॉट्स। क्या कहा? एंट्रोकॉट्स। बौद्ध साहित्य के ग्रंथ महावंश में चंद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध, उनके जो साहित्य थे उन बौद्ध साहित्यों में हम महावंश एक ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है? क्षत्रिय। यानी बौद्ध साहित्य के महावंश ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। जबकि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्राक्षस यानी मुद्राक्षस बुक किसने लिखी थी? विशाख दत्त द्वारा में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? मुद्राक्षस में। किसने लिखी थी ये? विशाखा दत्त द्वारा, जिसका अर्थ होता है निम्न मूल का या छोटी जाति का। जो लोअर कास्ट का होता है उसका मतलब ये होता है वृषल। चंद्रगुप्त के दक्षिण में विजय का उल्लेख तमिल ग्रंथ
एक देखिए तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुन्नानूर में मिलता है। जो दक्षिण में विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके जो एविडेंस है उनके बारे में कहाँ से पता चलता है हमें? अहनानूर और मुन्नानूर से। तो आप देखिए इसमें कि कौन कौन से साहित्य की बात हो गई, एक बौद्ध साहित्य महावंश, दूसरा तमिल ग्रंथ जो था अहनानूर और मुन्नानूर, और एक है मुद्राक्षस जो विशाखादत्त द्वारा लिखी गई बुक थी। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से आज़ाद किया। बाद में दोनों शासकों ने समझौता कर लिया और इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किनसे विवाह किया था? हेलेना से, जो किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस। इसका उल्लेख एपियानस में इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? एपियानस ग्रंथ में किया गया है। चंद्रगुप्त के बाद उसके पुत्र बिंदुसार ने साम्राज्य को संभाला। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सबसे सशक्त राजाओं में से एक था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने किसने विवाह कर लिया था? हेलेना से, जो कि सेल्यूकस की पुत्री थी, और इन दोनों के विवाह से बिंदुसार का जन्म होता है। और बिंदुसार जो है वो आगे इनके साम्राज्य को संभालता है। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। यानी राजतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है? मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे किंग ही क्या होता है? लॉ, राजा ही वहाँ का कानून होता है, जिसके लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया तथा सभी कार्य विभागों में बांटा गया था। और विभाग के प्रमुख या अध्यक्ष को सूत्राध्यक्ष कहते थे। मान लो एक एक डिपार्टमेंट, जैसे आज के कंपैरिजन में हम देखें तो रोडवेज जो मिनिस्ट्री है, रेल मिनिस्ट्री जो है, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, हर एक मिनिस्ट्री, हर एक विभाग है और उसका एक मिनिस्टर होता है। उसी तरह उस समय कार्यों को क्या करा गया? अलग अलग विभागों में बांट दिया गया और उनके ऊपर क्या बना दिया गया? एक हेड। उनके ऊपर क्या बना दिया गया? एक हेड बना दिया गया और उस हेड को कहते थे सूत्राध्यक्ष। मापतोल विभाग के अध्यक्ष को क्या बोलते थे? मापतोल विभाग के अध्यक्ष को बोलते थे पिताध्यक्ष, और कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते थे? सीताध्यक्ष। यानी मापतोल जो करते थे वो पिता, और कृषि का जो काम करते थे वो सीताध्यक्ष या पिताध्यक्ष। व्यापार कर, यानी व्यापार, बिजनेस और टैक्स से रिलेटेड जमा करने का जो काम था वो किसका था? शुल्काध्यक्ष का। और आर्थिक नीति यानी इकोनॉमिकल पॉलिसी जो बनाते थे, अर्थव्यवस्था कैसी होगी, क्या लागू किया जाएगा, कर व्यवस्था कैसी होगी, आर्थिक नीति बनाने, वो आय व्यय का लेखा करने का काम सन्निधाता यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे आज के कंपैरिजन में देखें चार्टर्ड अकाउंटेंट, सन्निधाता या कारखाना संभालने वालों को क्या कहते थे? कर्मंत्रिक कहा जाता था। ये इनके नाम थे। हर एक अध्यक्ष जो विभाग का होता था उनका नाम, साथ ही साथ जो विभाग जो जैसा कार्य करता था उस प्रकार से उस कार्य करने वाले व्यक्ति को एक उपाधि, एक नाम दिया गया था। वही नाम इसमें देखा है। जैसे आय व्यय का लेखा सन्निधाता करता था, कारखाना कर्मांतरित करता था, और शुल्क जमा करने का काम शुल्काध्यक्ष करता था। इस तरह शुल्काध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष और देवताध्यक्ष आदि कई पद एवं अधिकारी मौर्य काल में हुआ करते थे। अब बात करते हैं हम बिंदुसार की, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और उन्होंने इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया। बिंदुसार का जो कार्यकाल है वो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चंद्रगुप्त के बाद उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार मौर्य सिंहासन पर आसीन हुआ। उसके नाम को लेकर कई मत है। पुराणों में बिंदुसार का वारिसार या बुद्रासार पुकारा गया। पुराणों में वारिसार और बुद्रासार किसको कहा गया है? बिंदुसार को, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। वहीं जैन ग्रंथ जो है राजबलि कथा के अनुसार सिंहासन को चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना गया। उसके अनुसार सिंहासन जो था उनको चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बताया गया है, जो कि जैन धर्म में जो ग्रंथ लिखा गया है, जैन ग्रंथ के अनुसार उत्तराधिकारी बताया गया। परंतु बौद्ध ग्रंथों महावंश और बौद्ध ग्रंथ, जिस महावंश के हम बात पहले कर चुके हैं, और दीपवंश में 2 बौद्ध ग्रंथ थे, उनमें चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी का बिंदुसार नाम से दर्शाया गया। उन ग्रंथों में हम देखें, देखने की बात है कि हम हिस्ट्री का पता एविडेंस से पता चलता है। और एविडेंस हमारे पास क्या आर्कोलॉजिकल एविडेंस होते हैं, रॉक्स में होते हैं, या फिर जो लिखित में जो हमारे पास ग्रंथ हैं उनके आधार पे हम इतिहास को समझते और जानते और उनके बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी जो है उनका नाम बिंदुसार दीपवंश और बौद्ध
के जो महावंश ग्रंथ थे दोनों में बताया गया। लेकिन चीनी ग्रंथ, एक चीनी ग्रंथ भी है फा युआन चुलिन में बिंदुसार को बिंदुपाल कहा गया। तो चीनी ग्रंथ में इनको बिंदुपाल कहा गया था, चीनी ग्रंथ में क्या कहा गया था इनको? बिंदुपाल। और बौद्ध ग्रंथ में इनको क्या किया था? बिंदुसार। और जैन ग्रंथ में इनको क्या, इनको नहीं, उनके अनुसार जो उत्तराधिकारी था वो सिंहासेन था, उनका नाम उन्होंने सिंहासेन बताया है। तो ये काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें किसने क्या कहा था और कौन से ग्रंथ में क्या बताया गया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिंदुसार को यूनानी साहित्य में अमित्रोकेट्स या अभित्र घात के नाम से भी जाना। यूनानी जो साहित्य थे, जो यूनानी साहित्य थे उनमें अभिघात या अमित्रोकेट्स के नाम से भी जाना जाता था। किसको? बिंदुसार को। जहाँ अभित्र घात का अर्थ होता है शत्रुनाशक। जहाँ पे अभित्र घात का अगर आपसे पूछा जाए अभित्र घात का मतलब क्या होता है मौर्यवंश के अनुसार, तो आप क्या लिखेंगे? शत्रु का नाशक। क्योंकि उस वक्त जो यूनानी साहित्य था उसमें अभित्र घात का मतलब होता है जो शत्रुओं का नाश करने वाला। चाणक्य जो थे वो बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के तो थे ही, साथ ही वो बिंदुसार के भी क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। फ्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक, जो मिस्र के जो शासक थे टॉलेमी सेकेंड फिलाडेल्फस ने डायोनियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। जो मिस्र के शासक थे टॉलेमी, उन्होंने डायोनियस नाम का एक पर्सन, एक राजदूत, एक एम्बेसडर कहाँ भेजा था? बिंदुसार के दरबार में। स्टेबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटीओक्स ने डायमेक्स नामक राजदूत को भेजा था। तो बिंदुसार या मौर्य वंश में मिस्र जो थे वहाँ से कौन कौन से राजदूत आए, या फिर सीरिया से कौन कौन से राजदूत आए, ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। और ये किसके काल में आए थे? बिंदुसार के काल में। पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 24 से 25 वर्ष तक लगभग शासन किया, परंतु बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार उसका शासन कितना था? 27 साल था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 27 था और पुराणों के हिसाब से हम देखें तो 24 से 25 साल इसका माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान के अनुसार बिंदुसार के शासन में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जहाँ बिंदुसार का पुत्र सुबीश शासन करता था, जो इस विद्रोह को रोकने में नाकाम रहा, जिस कारण बिंदुसार ने अपने दूसरे बेटे अशोक को वहाँ भेजा, जहाँ पर पे विद्रोह का पूर्णतः दमन कर दिया। यानी जब बौद्ध ग्रंथ में जो दिव्यदान ग्रंथ है उसके अनुसार बिंदुसार जो थे उसके शासन काल में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ। विद्रोह को दमन करने के लिए जो वहाँ उस वक्त राजा था वो था सुबीश, जो किसका पुत्र था? बिंदुसार का। परंतु वो सफल नहीं हुआ। जब वो सफल नहीं हुआ तब बिंदुसार ने किसको भेजा? अशोक को। और उसने क्या कर दिया? उसका पूरा दमन कर दिया। जो विद्रोह वहाँ पे उठा था, जो विद्रोह तक्षशिला में उठा था, उसका दमन अशोक ने कर दिया। तब जाके लगा कि अशोक जो है वो काफ़ी पावरफुल राजा बन सकते हैं। महान सम्राट अशोक अब उसके बाद, बिंदुसार के बाद, अब मौर्य साम्राज्य की जो सत्ताधिकारी है, जो सत्ता है, वो किनके हाथों में आ जाती है? महान सम्राट अशोक के हाथों में। इनका कार्यकाल जो है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक माना गया, महान सम्राट अशोक का कार्यकाल। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक बना, जिसने विश्व इतिहास में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी। बिंदुसार के बाद, बिंदुसार की जैसे मृत्यु हुई तो उनका कौन सा पुत्र अशोक क्या बना? मौर्य साम्राज्य का शासक, जिसने विश्व इतिहास में काफ़ी अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी। अशोक के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है, देखने को, और उनके जो आर्कियोलॉजिकल आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है, या उन्होंने जो स्तूप वगैरह बनवाए थे, वो काफ़ी फेमस है। एक किंवदंती ये भी है कि अशोक ने, एक कहावत है, एक कही जाने वाली बात है कि अपने 99 भाइयों का वध करके मौर्य सिंहासन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। बौद्ध ग्रंथों में भी धर्म अशोक को क्रोधी और हिंसक सम्राट माना है। बौद्ध धर्म जो था, या बौद्ध ग्रंथ जो था, उसमें
अशोक को एक क्रोधी और एक हिंसक सम्राट के रूप में माना गया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके और फिर मौर्य साम्राज्य पर को अपने अधीन लिया था या उनकी सत्ता काबिज की थी। परंतु सम्राट अशोक को एक ऐसे राजा के रूप में भी जाना जाता है जिसने हिंसा और क्रोध को त्याग कर अहिंसा का मार्ग अपनाया और प्रेम व शांति के पथ पर चलकर विश्व बंधुत्व की मिसाल पेश की। एक ऐसे राजा के रूप में भी जाना जाता है जो हिंसा और क्रोध को त्याग दिया था उन्होंने। सिहली बौद्ध ग्रंथ में, कौन से बौद्ध ग्रंथ में? सिहली में, जो दीप वंश में अशोक को प्रियदर्शन और प्रियदर्शी भी कहा है। दीप वंश में अशोक जो राजा थे उनको क्या कहा गया? प्रियदर्शन और प्रियदर्शी। ग्रंथों और अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी कहा गया। ग्रंथों और अभिलेखों में हम देखें तो उन्हें क्या कहा गया? देव नाम प्रियदर्शी। प्रियदर्शन और प्रियदर्शी किस में कहा गया? दीप वंश में। और ग्रंथों और अभिलेखों में उनका देव नाम प्रियदर्शी कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना, देव नाम प्रियदर्शी किसे कहा गया? प्रियदर्शन किसे कहा गया है? सम्राट अशोक को। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 90 वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया और उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जब राज्याभिषेक हुआ, जब वो पद पे बैठे और पद पे बैठने के 9 साल के अंदर 90 साल में उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और उस पर अपना क्या कर लिया? आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस युद्ध में, ये युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है। अशोक जो थे, इसी युद्ध की वजह से उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ ऐसा माना गया है। इस युद्ध में लगभग 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए और कई लोग घायल हुए और बंदी बना लिए गए। 1 लाख से अधिक लोग क्या हुए? मारे गए और कई घायल हुए और बाकी को बंदी बना लिया गया। ये युद्ध इतना भयानक था कि इसके नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वह हिंसा छोड़ अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा। इस तरह कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध साबित हुआ। अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध कौन सा है? कलिंग का युद्ध, जिन्होंने उनका हृदय को परिवर्तन कर दिया और एक क्रूर और क्रोधी शासक माने जाने वाले अशोक ने बाद में एक धर्म का और अहिंसा का रास्ता अपनाया और ये अशोक का आखिरी युद्ध साबित हुआ। क्योंकि उनके बाद उनको लगा कि इतने लोगों को जब उन्होंने मरा हुआ देखा है और 1 लाख लोग जब मारे गए उस युद्ध में, तब उनको बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील हुआ कि ये बहुत गलत हो गया है और जिससे उनका हृदय परिवर्तित हो गया। मत है कि कलिंग युद्ध के से आहत होकर सम्राट अशोक ने अपनी राज्य विस्तार की नीति को भी बदल दिया कि अब हमें राज्य का विस्तार नहीं करना और युद्ध व हिंसा को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब युद्ध और हिंसा को क्या कर दिया उन्होंने कि अब युद्ध और हिंसा हम नहीं करेंगे और अब हम बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलेंगे और बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध बनकर अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलकर देश विदेश में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म का क्या किया? प्रसार। यानी सम्राट अशोक ने जो मौर्य काल में थे, उन्होंने कौन से धर्म का प्रचार किया था? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को कई देशों में भी भेजा, किंतु कई मत ये भी कहते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुसरण तो किया लेकिन कभी खुद बौद्ध नहीं बना। कई लोग ऐसा, कई धर्मों में या कई ग्रंथों में ऐसी बात लिखी गई है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने धम्म की शुरुआत की। अशोक ने किसकी शुरुआत की? कई क्वेश्चंस पूछा जाता है कई बार कि अशोक का धम्म क्या है? अशोक का धम्म का मतलब होता है धर्म के रास्ते पर चलना, अहिंसा का रास्ता अपनाना, हिंसा नहीं करना, निर्जीवों की हत्या नहीं करना, ये सब धम्म में आता है जो हम आगे पढ़ेंगे। कई विद्वानों का यह मत है कि अशोक ने एक नए धर्म की शुरुआत कर दी थी, लेकिन कईयों का मानना है कि अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को ही धम्म कहा है। जो बौद्ध धर्म में जो कोड ऑफ कंडक्ट है जीवन को लेके, उसी को अशोक ने धर्म या धम्म कहा था और उसकी प्रचार प्रसार में अपनी संपूर्ण जिंदगी व्यतीत की। देखा जाए तो अशोक का धम्म बौद्ध धर्म के नियम और उपदेश एक जैसे जान पड़ते हैं। यानी अशोक का जो धम्म है, अशोक का धम्म और बौद्ध धर्म के जो नियम और उपदेश हैं वो एक से जान पड़ते हैं। दोनों में ही जीववध, हिंसा न करना, सबके साथ प्रेम से रहना, छोटे बड़ों का आदर करना, दान दया का अनुसरण करना आदि के बारे में लोगों को प्रेरित किया। ये सारी बातें किस में थी? अशोक के धम्म में। इसलिए कहा गया कि अशोक का धम्म जो है
वो बौद्ध धर्म की जो उपदेश और जो नीतियाँ हैं, जो नियम हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो ही अशोक का दम है। इनमें कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं जान पड़ता। बौद्ध धर्म के ग्रंथ दिव्यदान के अनुसार बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने। ये बात बौद्ध ग्रंथ जो है दिव्यदान, उसमें लिखी गई है। उसके अनुसार है, सम्राट अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति यानी तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन भी किया था। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन भी किया था। सम्राट अशोक ने 84 स्तूपों यानी 84 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिन्हें बनने में लगभग 3 साल का समय लगा था। किंतु बौद्ध किंवदंतियों के अनुसार अशोक ने 4000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। बौद्ध कहावतों के अनुसार या बौद्ध धर्म की जो प्रचलित कथाएं हैं, कहानियां हैं, या धर्मों का जो अनुसरण करने के, धर्मों का जो प्रचार प्रसार, उसमें 4000 स्तूपों का निर्माण बताया गया है, सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया है, जबकि उन्होंने 84 स्तूपों का निर्माण करवाया। उसको बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा था। अशोक कालीन ग्राम के प्रकार। अशोक के टाइम में जो गांव होते थे उनके क्या क्या प्रकार थे? पहला है परिहारक, अतुल्य और कुप्या। परिहारक, अतुल्य और कुप्या, ये क्या है? गांव के यानी ग्राम के प्रकार। गांव किस किस प्रकार के थे? एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, प्रशासनिक आधार पर हम देखें तो परिहारक, अतुल्य और कृपा, ये अशोक के कार्यकाल में ग्रामों के प्रकार थे। अशोक ने भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण भी करवाया था। कहावतों के अनुसार या लेखों के अनुसार या ग्रंथों में अनुसार अस्पताल और जो औषधि जो है उसके बाग का निर्माण, यानी उसी अस्पताल और औषधि बाग को अस्पताल भी कहते थे, औषधि बाग का निर्माण करवाया था। अशोक के काल में अनुसंधान प्रत्येक 5 वर्ष धर्म प्रचार हेतु भ्रमण था। एक वर्ड आता है अनुसंधान, कि अनुसंधान क्या था? अनुसंधान क्या है? अनुसंधान क्या है? धर्म प्रचार का भ्रमण। अनुसंधान का मतलब होता है हर 5 साल में एक ग्रुप जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाता था, हर 5 साल में एक ग्रुप धर्म के प्रचार हेतु भ्रमण करता था। इसे ही बोलते थे अनुसंधान। कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि अनुसंधान क्या है अशोक के कार्यकाल में। सम्राट अशोक ने कई स्तंभ और शिलालेखों आदि का भी निर्माण कराया। उन्हीं में से एक है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, जिसको हमारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। आपको पता होगा ये राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा अशोक स्तंभ। ये अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में। और ये इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा। चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार श्रीनगर का निर्माण सम्राट अशोक ने ही करवाया था। हेनसांग के अनुसार श्रीनगर जो है, चीनी यात्री जो भारत आए थे उस वक्त, उनके अनुसार श्रीनगर का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक का कभी न युद्ध करने की शपथ लेना और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी सब संपदा लुटा देना ही कहीं न कहीं मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। सम्राट अशोक ने उसके बाद अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए या किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं करा, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, जो साम्राज्य था वो पतन की ओर चल पड़ा और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया। राजनीतिक कार्यों से वो काफ़ी हट गए थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जो उनके जो शत्रु थे वो बढ़ गए, उनका प्रभाव बढ़ गया, क्योंकि वो अब युद्ध नहीं कर रहे थे और फाइनेंशियली भी काफ़ी कमज़ोर धीरे धीरे होते गए, और यही उनके पतन का यानी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। युद्ध न करने और अहिंसा के मार्ग पर चलने के कारण सैन्य बल क्या हो गया? कमज़ोर हो गया, जिस कारण मौर्य साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। उन्होंने क्या करा? युद्ध न करना किया, अहिंसा के मार्ग पर चले, तो इससे क्या हो गया? सैन्य मिलिट्री क्या हो गई? कमज़ोर हो, धीरे धीरे वो पतन की ओर चले गए। साथ ही यह भी सत्य है कि महान सम्राट अशोक के बाद उसका कोई भी उत्तराधिकारी इतना योग्य और शक्तिशाली नहीं था
जो कि मौर्य साम्राज्य को संभाल सके। फलतः अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष के भीतर ही उसका विशाल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। जब अशोक की मृत्यु हुई उसके 50 साल के अंदर अंदर इतना बड़ा साम्राज्य पूरा पतन की ओर चला गया। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो था, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त, जिसकी हत्या उसके सेनापति बृहदत्त की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने, जो उसका सेनापति था। और फिर उन्होंने उसकी हत्या करके मौर्य सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया। पुष्यमित्र शुंग ही था जिसने शुंग वंश की स्थापना की या उसकी नींव रखी। मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ ही अब एक नया वंश शुंग वंश विशाल साम्राज्य का उदय होता है या हुआ था। जैसे ही मौर्य वंश समाप्त होता है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त जो थे उनकी हत्या उनके सेनापति के द्वारा कर दी गई और उस साम्राज्य पर अपना अधिकार पुष्यमित्र शुंग ने कर लिया और अब एक नया साम्राज्य चल पड़ा, उसका नाम था शुंग वंश। अब हम मौर्य वंश की जो मिलिट्री व्यवस्था थी यानी जो सैन्य व्यवस्था थी उनके बारे में भी देख लेते हैं। मौर्य वंश की सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त थी। कितनी समितियां थी? 6 समितियों में विभक्त थी। 5 सैन्य विशेषज्ञ, जिस प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना। अब आप देखिए जो सेनाएं थी वो कितने समितियों में थी? 6 समितियों में। कितने में? 6 समितियों में। हर एक समिति में कितने सैन्य विशेषज्ञ थे? 5। हर एक सैन्य समिति में 5-5 विशेषज्ञ थे और इन विशेषज्ञों का कार्य था कि सेना की व्यवस्था को सुचारू रूप से संभालना और सुचारू रूप से चलाना। अब ये सेना जो थी वो कौन कौन सी थी? पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना, नौसेना और सैन्य व्यवस्था का एक बड़ा ग्रुप। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल होता था। यानी जो पूरा जैसे अभी अब जनरल गवर्नर जो अपने थल सेना वायुसेना के जो जनरल होते हैं, उसी तरह उस वक्त सैनिक प्रबंध जो था उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन था? अंतपाल। अंतपाल क्या था? मौर्य वंश में जो सैन्य व्यवस्था थी उसका मेन लीडर या हेड था, जो सेना थी उसका हेड था अंतपाल। मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक और 50,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी तथा 800 रथ शामिल थे। आप देखिए इतना बड़ा मिलिट्री बटालियन, 5 लाख पैदल सैनिक और 50,000 जो अश्वरोही थे यानी जो घोड़े पे सवार होकर चलते थे, वो 9,000 हाथियों और 800 रथ थे उनकी सेना में। मौर्य प्रशासन केंद्रीय राजतंत्रात्मक प्रशासन था जिसमें पहली बार भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। यानी सेंट्रलाइज केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। अगर बात करी जाए कि पहली केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था कौन सी थी, तो मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था थी। अर्थशास्त्र में राजा को परामर्श दिया गया है कि वह संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में ग्रहण करें। प्राचीन भारत में सबसे विस्तृत नौकरशाही मौर्य काल में थी। अगर अपन आज की नौकरशाही की कंपेरिजन IAS ऑफिसर वगैरह जो देखें या मिनिस्ट्री देखें, तो नौकरशाही उस वक्त प्राचीन भारत में सबसे ज़्यादा जो विस्तृत थी वो किसके काल में थी? मौर्य काल में। अर्थव्यवस्था पर राजकीय नियंत्रण सर्वाधिक था। यानी इकोनॉमिक जो था उस पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसका था? राजा का। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद को एक वैधानिक आवश्यकता मानते हुए कहा कि राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता। मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पण वार्षिक मिलते थे। पण उस वक्त की मुद्रा थी। पण जो थे, आगे हम बताएंगे, पण जो था, पण क्या था उस वक्त? जैसे आज रुपया है, उस वक्त पण जो था मौर्य काल का रुपया या पैसा था या मुद्रा थी। मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पण वार्षिक मिलता था, जबकि मंत्रियों के सदस्यों को 48,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। मंत्रीगण बहुत ही विश्वसनीय व्यक्तियों की एक छोटी इकाई होती थी जिसमें प्राय 3 से 4 व्यक्ति होते थे। यानी जो मंत्रीण था, मंत्रीण यानी अगर आप आज की बात करें तो आज क्या होता है? कैबिनेट। अगर हम आज की बात करें तो कैबिनेट उस वक्त का कैबिनेट क्या था? मंत्रीण, जिसमें कितने मंत्री होते थे? 3 से 4 मंत्री।
अशोक के अभिलेखों में मंत्रिपरिषद को परिषा कहा गया। अशोक के अभिलेख में मंत्रिपरिषद जो थी, यानी मंत्रिमंडल जो मंत्रिपरिषद थी, उसको क्या बोलते थे? परिषा कहा गया। राजा को प्रशासन में मदद करने के लिए 18 पदाधिकारी, यानी राजा जो था उनको हेल्प करने के लिए कितने पदाधिकारी थे, कितने ऑफिसर्स थे? 18 ऑफिसरों का एक समूह था, जिसे क्या कहा जाता था? तीर्थ। यानी अगर इस हम मान लें कि ये इनके पीछे और भी खड़े होंगे, 18 टोटल जो पदाधिकारी है, ये ग्रुप है, इनको क्या बोलते थे उस वक्त? तीर्थ। यानी तीर्थ किसको कहा जाता था? जो मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में जो पदाधिकारी थे, जो राजा की को प्रशासनिक व्यवस्था में हेल्प करते थे। जैसे आज के कंपैरिजन में अपन मिनिस्टर या आईएएस ऑफिसर मान सकते हैं कि आईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो राजा को मदद करने के लिए लगाए गए हों, उस वक्त ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। 18 पदाधिकारियों का समूह था जिसे तीर्थ कहा जाता था, और इसे अमात्य भी कहे जाते थे। यह अमात्य, इस पूरे ग्रुप को अगर हम बोलें तो तीर्थ कहा जाता था, और इन ऑफिसर्स को बोलते थे अमात्य। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ मंत्री व एवं पुरोहित थे। मंत्रियों की नियुक्ति हेतु उनके चरित्र को जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहते थे। जैसे आज के कंपैरिजन में हम देखें तो आपको अगर ऑफिसर बनना है, अगर आपको ऑफिसर बनना है तो सबसे पहले क्या फाइट करना होता है? एग्जाम। तो उस वक्त भी एग्जाम होता था। ऐसा नहीं कि किसी को भी आपने अमात्य बना दिया या किसी को भी आपने तीर्थ में शामिल कर लिया। उस वक्त भी एक एग्जाम कंडक्ट करते थे, और उस एग्जाम का नाम क्या था? उपदा परीक्षण। उस वक्त जो एग्जाम था उसको बोलते थे उपदा परीक्षण। इस एग्जाम को पास, उपदा परीक्षण को पास करने के बाद ही अमात्य बनते थे। उस वक्त भी आप सोचिए। तो ये सारे जो लोग हैं, ये कौन है? तीर्थ है। और इन तीर्थ में प्रत्येक को क्या कहा जाता था? अमात्य। और ये कैसे सेलेक्ट हुए हैं? एक एग्जाम के थ्रू। उस एग्जाम का नाम क्या है? उपदा। युक्त और उपयुक्त केंद्रीय तीर्थ एवं अध्यक्षों के नियंत्रण में कार्य करते थे। इनके द्वारा केंद्रीय और स्थानीय शासन के बीच संपर्क बना रहता था। आज के कंपैरिजन में आप समझ सकते हैं आईएएस ऑफिसर और आरएस ऑफिसर जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कंपैरिजन कह सकते हैं, या जो तालमेल बिठाने का काम होता है, या फाइल्स वगैरह जो होते हैं, जो रिपोर्ट्स वगैरह हो गई, जो पॉलिसी मेकिंग काम हो गए, बहुत सारे काम जो पूरी राजकीय व्यवस्था में कार्य होते थे, ये उस वक्त किए जाते थे उनके द्वारा। मंत्रिपरिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी में पदाधिकारी थे, जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। मंत्रिपरिषद के नीचे जो सेक्रेटरी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? अध्यक्ष। और अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। यानी उस वक्त कितने अधिकारी पदाधिकारी थे जो सेकेंड लेवल पे थे? 26। अब देखते हैं मौर्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था हमने देख ली, उसके बारे में जो मेन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जो फैक्ट थे वो भी हमने पढ़ लिया। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन को सही रूप से चलाने के लिए मौर्य साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त कर दिया था, और इन चारों प्रांतों को क्या बोलते थे? चक्र। जैसे अपन बोलते हैं जिला बोल देते ना किसी को, उदयपुर जिला हो गया, जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, अजमेर हो गया, ये जैसे जिले हैं। उस वक्त जो जिले थे, जो प्रांत थे, वो क्या थे? कहलाते थे चक्र कहलाते थे। इन प्रांतों को सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित किया जाता है। इनको किसके द्वारा संचालित किया जाता था? जो सम्राट था उनका रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रतिनिधि था। जैसे आज अपन देखें तो स्टेट को मुख्यमंत्री चलाते हैं, फिर अपन देखते हैं सांसद होते हैं, एमएलए वगैरह देखे होंगे, सुने होंगे आपने। वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो उनके द्वारा चलाया जाता था, तो उस वक्त भी सम्राट के जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा इनका संचालन किया जाता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या कितनी हो गई थी? 5। जो पहले कितनी थी? 4। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे, और अशोक आते आते 5 प्रांत हो गए थे। नगर प्रशासन, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य शासन की नगरीय प्रशासन व्यवस्था, नगर यानी सिटी, 6 समितियों में विभक्त थी। और 6 समितियाँ किस प्रकार थी? प्रथम समिति में उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करता था। प्रथम समिति यानी प्रथम जो समिति थी, कमेटी थी, वो क्या करती थी? जो उस वक्त उद्योग यानी जो भी हस्तशिल्प उद्योग है, जो मूर्ति बनाने का या घरेलू उद्योग या कोई भी ऐसा कार्य जिसको जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बेचने के उद्देश्य से किया जाता था, उस पर निगरानी रखने का काम किसका था? प्रथम समिति का। सेकंड जो कमेटी थी, समिति थी, वो विदेशियों की देखरेख करता था। यानी जो फॉरेनर, जो इससे कह सकते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री, इसे कह सकते हैं हम कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री। ये कॉमर्स और इंडस्ट्रियल हो गया, ये आज के कंपैरिजन में फॉरेन मिनिस्ट्री हो गया।
और ये जनगणना का, तीसरी समिति जो थी वो जनगणना का काम करती थी। आपको इस नगर प्रशासनिक व्यवस्था से समझना चाहिए कि एंशियंट इंडिया में भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो स्वरूप था, जो प्रशासन का जो स्वरूप था, वो कितना डेवलप्ड था, कितना वेल ऑर्गेनाइज था, कितनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से पूरा सब कुछ मैनेज किया गया था उस वक्त, उस दौर में भी। तो प्रथम समिति, द्वितीय समिति और तृतीय समिति अलग अलग मिनिस्ट्री समझ सकते हैं हम आज जो नगर प्रशासनिक व्यवस्था। चतुर्थ जो थी व्यापार और वाणिज्य यानी बिजनेस और ट्रेड के लिए, वो चतुर्थ समिति उसका निरीक्षण करती थी। पंचम समिति जो थी सेलिंग से यानी एक्साइज वगैरह, आज हम देखें एक्साइज ड्यूटी जो होती है, जो वेट लगता है, एक्साइज होता है, जीएसटी वगैरह है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे उस वक्त भी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। व्यापार और वाणिज्य की व्यवस्था, विक्रय की व्यवस्था, उनका निरीक्षण करना। और छठी जो समिति थी वो था बिक्री कर यानी सेल टैक्स, विक्रय की व्यवस्था देखी जाती थी, सेल टैक्स वगैरह भी देखा जाता था। और ये देखिए मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा है उसको क्या कहते थे? पण। मैं पहले बता चुका हूँ, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को क्या कहते थे? पण। जो आज अपन पैसा है उस वक्त पण चलता था। कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल चीज़ें जो है वो देखी जाएगी। सेल्यूकस व चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध का विवरण किसने दिया? एपियनास ने। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत विजय की जानकारी कहाँ से मिलती है? तमिल ग्रंथ अहनानूर और मोनानूर जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। बिंदुसार को सिंहासन किसने कहा? जैन ग्रंथों में। पुराणों में अशोक का नाम क्या था? अशोक वर्धन। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था? राज्याभिषेक जब हुआ था उससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक के कलिंग आक्रमण के समय वह कहाँ का शासक था? नंदराज का। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स किसने कहा था? एरियन व प्लूटार्क ने। पीछे अपन पढ़ चुके हैं, फैक्ट है, इनको एक बार और वापस से रिमाइंड करवा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यगुप्त वैश्य ने। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो वो पुष्यगुप्त वैश्य ने। चंद्रगुप्त प्रधानमंत्री था कहाँ का? चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य जो प्रधानमंत्री, किस किस के प्रधानमंत्री रहे ये भी हमने देख लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के भी और बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री रहे। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता का क्या नाम था? दुर्धरा। बिंदुसार की जो माता जी थी उनका नाम क्या था? दुर्धरा। ये जैन ग्रंथों के हिसाब से था। सर्वप्रथम किसके द्वारा मयूर मौर्यों का राजवंशी चिन्ह है? ग्रंथवेल महोदय ने। सर्वप्रथम किसने बताया? ग्रंथवेल महोदय ने। किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं को गिरोह कहा था? कि ये एक चंद्रगुप्त की जो सेना है डाकुओं का गिरोह के रूप में है, तो जस्टिस ने ऐसा कहा था। किसके अनुसार? बिंदुसार जो था 16 राज्यों का विजेता था। तारानाथ के अनुसार, बौद्ध धर्म के जो विद्वान थे तारानाथ, उनके अनुसार। अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में उसकी किस रानी का उल्लेख मिलता है? रानी कुरुवकी का। अशोक के प्रयाग स्तंभ में अशोक को किस अभिलेख में प्रियदर्शी कहा गया है? भाब्रू अभिलेख में। प्रियदर्शी कहाँ कहा गया है? भाब्रू अभिलेख में। थैंक यू गाइस। इस पूरे वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस करी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।